स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो चलिए हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। इसके पहले आप लोग प्रीवियस 3 लेक्चर में बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने कवर कर लिया है। तो चलिए आज से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो जो भी 4th सेमेस्टर वाले हैं उन्हें चैनल को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? यानी कि कोई भी भाषा है, आप इसमें स्पेशली हिंदी भाषा नहीं, स्पेशली तो हिंदी भाषा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। तो भाषा के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो सबसे पहले वर्ड है, उसके बाद वर्ड को अल्फ़ाबेट से मिला करके आप वर्ड बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, और उस शब्द को एक आकार दे देंगे तो लिपि बन जाएगा। और उस लिपि से क्या होगी? उस लिपि को पढ़ेंगे तो ध्वनि, ठीक है। उसके बाद ध्वनि से वाक्य। तो वर्ण, शब्द, लिपि, ध्वनि, वाक्य, जिसमें से सबसे छोटी इकाई है ध्वनि है। सबसे पहले ध्वनि है, ध्वनि से ही भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पठन के 2 उद्देश्य लिखिए। पठन के उद्देश्य हैं, ठीक है। रीडिंग आप क्यों करते हैं? कोई भी पुस्तक हुआ या बच्चों को क्लास में क्यों पुस्तक पढ़ने के लिए कहते हैं? तो पठन के उद्देश्य हैं ज्ञानोपार्जन, यानी कि ज्ञान के उपार्जन के लिए, ज्ञान के अर्जन के लिए, ताकि बच्चों में ज्ञान की वृद्धि हो। कोई कहानी कविता पढ़ें तो उनको ज्ञान की वृद्धि होगी। सामाजिक उपयोगिता होती है पढ़ने से, समाज में आप उठ बैठ बोल विचार सकते हैं अच्छे तरीके से। समाचारों को जानने में सहायक होती है, जो भी समाचार होते हैं उनको जानने में सहायक होती है। पढ़ेंगे तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ लेंगे, अनपढ़ रहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, शिक्षा के प्राप्ति में सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हलंत किसे कहते हैं? तो ऐसे जो हलंत होता है ये किसे कहते हैं? तो हिंदी लेखन में हलंत, देखिए इसका चिन्ह ऐसे होता है हलंत। चिन्ह का अत्यंत महत्व, जैसे संस्कृत में होता है ना, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिख रहे हैं पीयूषम, तो पीयूषम म पर जो हलंत लग गया, ये उसी को हलंत कहते हैं। तो इसका महत्व है, हिंदी के छात्रों को हलंत का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए पूछा किसे कहते हैं और इसका लगा उपयोगिता बताएं, तो यहाँ तक ये उत्तर नहीं माना जाएगा, ठीक है। हलंत से आशय है, बस इतना ही लिख देंगे तभी भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो हलंत के आशय है स्वर रहित। हलंत क्या है? स्वर रहित, जिसमें स्वर न हो, स्वर रहित वर्ण या आधा वर्ण। यानी कि हलंत का मतलब क्या हो गया? वो उसमें स्वर, जहाँ हलंत लग गया समझिए वहाँ पे स्वर रहित वर्ण या आधा वर्ण। हलंत को क्या कहते हैं? आधा मानते हैं। जैसे म है तो हलंत लगा तो इसको आधा मानेंगे। तो म में देखिए क्या है, जब हलंत लगा दिए तो स्वर इसमें से खत्म हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, अयोगवाह किसे कहते हैं? ठीक है, अयोगवाह, तो अयोगवाह देखिए 3 चीज़ मिलकर बना है, अनुस्वार, अनुस्वार, उसके बाद अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक, और तीसरा विसर्ग। तो अयोगवाह 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। अनुस्वार, जिसको बोलने पे नाक से और मुख से हवा निकलती है, अनुस्वार, और अनुनासिक, उसके बाद विसर्ग। अनुस्वार में मोस्टली क्या होता है, ऐसे बिंदी, जैसे कंचन हो गया, तो कंचन जो बिंदी जब बोल रहे हैं कंचन, तो इसको अनुस्वार कह देंगे। विसर्ग आप जानते ही हैं, अह हो गया, और अंग, जैसे कंचन में क्या है? अंग है, कंचन तो अंग, तो ये अनुस्वार हो जाएगा। तो कंचन में क्या है? अनुस्वार माना जाएगा। समास किसे कहते हैं? तो समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। तो 2 या 2 से अधिक पद, समझिए एक बड़े पद को छोटे भाग में तोड़ना ही समास, यानी कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह, तो 2 या 2 से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य पदों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। ये किताबी भाषा में लिखा है, आप लोग सिंपली भी लिख सकते हैं। ये व्याकरणिक भाषा है। 2 या 2 से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य पदों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, समास कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ,
ठीक है, इसमें एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या हो जाएगा, लघु स्वर। लघु स्वर कह सकते हैं इसको, या एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी की लिपि का क्या नाम है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है, तो अब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो अनुस्वार में क्या आ जाएगा, अंग आ जाएगा। जहाँ पे अंग से रिलेटेड वर्ड होंगे वहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन अनुनासिक में जहाँ पे चंद्र बिंदी रहेगी वो अनुनासिक ध्वनि हो जाएगी। जैसे हंसी में देखिए अनुनासिक लगा है, चांद में देखिए चंद्र बिंदी लगा है, पाँच में देखिए चंद्र बिंदी लगा है, मुंह में देखिए जो चंद्र बिंदी लगा है, इसको अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। यानी कि ध्वनि जोड़ देंगे तो हंसी क्या है, अनुनासिक ध्वनि है। चांद क्या है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो चंद्र बिंदी जो चांद है और इसमें एक बिंदी लगा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गणित के अवयवों के नाम लिखिए। तो गणित के अवयव हैं, गणित के अवयव मतलब कितने प्रकार के गणित हो गए। तो गणित में बीज गणित पढ़ाया जाता है, जिसमें केवल क्या होते हैं, चर होते हैं, एक्स वाई जेड। चर के साथ साथ संख्याएं भी होती हैं, ये बीज गणित। रेखा गणित में जिसमें क्या होता है, रेखा से रिलेटेड, रेखा से रिलेटेड मतलब जिसमें वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज पढ़ाया जाता है। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक, यानी जिसमें कैलकुलेशन, गुणा गणित लगा करके डाटा का अध्ययन किया जाता है, आंकड़ों का सांख्यिकी कहलाता है। तो ये सब गणित के ही भाग हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अशुद्ध उच्चारण के कारण लिखिए। बच्चे अशुद्ध उच्चारण क्यों करते हैं, 2022 में प्रश्न पूछा है। तो अशुद्ध उच्चारण के प्रायः निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला, ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना। दूसरा, ध्वनि विकृति, किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण, या तो बहुत कम उच्चारण बालक कर देता है या तो बहुत ज़्यादा उच्चारण कर देता है। ध्वनि का सही ज्ञान न होना, ध्वनि का जब सही ज्ञान नहीं होगा तभी क्या होगा, अशुद्ध उच्चारण करने लगेगा। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना। पांचवा, हकलाना या तुतलाना। छठवां, कम सुनना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ध्वनि की परिभाषा लिखिए। ध्वनि को क्या कहेंगे, फोनीम कहते हैं। ध्वनि का मतलब क्या होता है, फोनीम होता है। तो देखिए ध्वनि की परिभाषा लिखी, 2022 में पूछा है। तो ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोल चाल में करता है। तो ध्वनि का अर्थ क्या है, केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आप कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें ध्वनि ही होता है, ठीक है। तो लिपि को जब आप बोलते हैं तो वो ध्वनि कहलाती है। तो इन लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो लिपि के जो चिन्ह हैं उनको वर्ण कहते हैं, जैसे क हो गया, अ हो गया, वर्णमाला हो गए, कोई भी भाषा का वर्णमाला। ध्वनि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, 2022 में पूछा है। तो संयुक्त व्यंजन मतलब देखिए नाम से ही मतलब कंपोजिट, एक तरीके से, ठीक है, कंपाउंड है। तो संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग। शब्द को पकड़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। अन्य शब्दों में जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ इकाई के रूप में प्रयोग होते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। विद्यार्थी, ये छ हो गया, तो छ क्या है, क और आधा सौ से मिलकर बना है। त्र हो गया, ज्ञ हो गया, स्र, तो चार संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, स्र से परिचित हैं ये संयुक्त व्यंजन। श्रुतलेख यानी कि सुन करके लिखना, यानी कि डिक्टेशन। श्रुतलेख को क्या कहते हैं, डिक्टेशन, सुन करके लिखना है। तो श्रुतलेख क्या है, इसका महत्व बताइए। तो श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण को जाता है और प्रवीण हो जाता है, मतलब तीव्र हो जाता है, जब विद्यार्थी लिखने में तेज हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है, यानी कि बोल करके या देख करके लिख सकता है, सुन करके लिख सकता है, तब उससे श्रुतलेख लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए। यानी कि क्लास में टीचर बोलेंगे और बच्चे सुन करके लिपिबद्ध करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरोही क्रम को उदाहरण सहित समझाइए, 2022।
तो आरोही क्रम का परिभाषा लिख दीजिए और उसके बाद कोई आंकड़ा लिख दीजिए, उसके बाद आरोही क्रम में सजा दीजिए। तो आरोही क्रम में सबसे पहले देखिए, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, सबसे स्मॉल लिखिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5 4 हो गया, 5, तो ये आपका असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम। इसका उल्टा कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम। तो सबसे पहली छोटी संख्या मान लीजिए 1 है को लिखा जाता है, फिर उसे बड़ी संख्या को इसी क्रम में अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, इसी को अवरोही क्रम कहते हैं। 889 के सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए, 2022 में पूछा है। तो 889 का स्थानीय मान नहीं निकालेंगे तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू। तो 9 गुणे 1 इकाई है तो 9 हो गया। 8 दहाई पे है तो 8 गुणे दहाई माने 10 बराबर 80। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए इसके बाद क्या है, 8 गुणे 100 है ना, तो क्या हो जाएगा, सैकड़ा पे इकाई हो गया, फिर दहाई हो गया और फिर सैकड़ा माने 100, तो 100 से गुणा करिए तो ये 800, तो इसी को प्लेस वैल्यू कहते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाषाई कौशल के प्रकार लिखिए 2021। ठीक है, भाषा के कौशल क्या है, तो भाषा को आप सुनते हैं, फिर सुन करके लिखते हैं, लिख करके पढ़ते हैं और उसके बाद वाचन, उसके बाद स्पीच देते हैं या डिक्टेट करते हैं। तो भाषा के 4 कौशल हैं, सुबोपली। क्या है भाषा के 4 कौशल, क्या है, सुबोपली। ट्रिक है, सु से सुनना, बो से बोलना, पो से पढ़ना, ली से लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के कौशल हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सुलेख का महत्व लिखिए 2021। सुलेख शब्द, सुलेख मतलब क्या, सुंदर लेख, से पहले सु उपसर्ग लगाने से बनता है। इसका अर्थ है सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। सुलेख का मतलब क्या जाएगा, सुंदर या श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षक, मान लीजिए आप भाषा शिक्षक हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हैं, संस्कृत के हैं, कोई एक भाषा के शिक्षक हैं, को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। बहुत बच्चे उल्टा सीधा लिखते हैं बकाटू टाइप, तो उनको शुद्ध लिखने का और अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करवाना चाहिए। जो बच्चा आरंभ में सुंदर लेख लिखता है, आगे चलकर उसका हस्तलेख बड़ा ही सुंदर और आकर्षक बन जाता है। प्रतिदिन के व्यवहार में और विशेषकर परीक्षा में सुलेख का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी कि परीक्षा में आप लोग सुंदर लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द लिखिए, 2021 में पूछा है। तो अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द क्या देंगे, प्रिय लिखते हैं अपने छोटों के लिए, अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, प्रिय, चिरंजीवी, शुभाकांक्षी। तो प्रिय हो गया, अनुज हो गया, चिरंजीवी हो गया और शुभाकांक्षी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अव्यय को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए 2021 में। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। अव्यय का मतलब क्या हो गया, जो व्यय न हो। तो जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग यानी कि जेंडर, वचन यानी कि सिंगुलर प्लूरल, तो वचन हो गया, उसके बाद पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कारक, उसके बाद काल यानी कि टेंस आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, यानी कि अव्यय को अविकारी मतलब, अव्यय मतलब जो व्यय न हो या अविकार जिसमें कोई विकार न हो, जिनके लगाने से कोई विकार न उत्पन्न हो, कोई चेंजेस न हो। उदाहरण, आज, कल। आज लगाने से लिंग में, वचन में, पुरुष में, कारक में, काल में कोई चेंज नहीं होगा। इधर, आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, अब तक, कब तक, कहाँ तक, ये सब क्या है, यथावत, ये सब अव्यय है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुनासिक
अनुस्वार क्या होते हैं? जहाँ पे अंग होता है, बिंदी होता है। तो और अनुनासिक जहाँ पे चंद्र बिंदी होता है। तो अनुनासिक ध्वनि पूछा है। अनुनासिक केवल पूछता तो परिभाषा बदल जाती, लेकिन पूछा है अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द लिखना है। 2021 में ये पूछा है प्रश्न। तो 4 शब्द लिखना है जिसमें अनुनासिक मतलब जिसमें चंद्र बिंदी आए। तो हंसी में चंद्र बिंदी आती है, चांद में आती है चंद्र बिंदी, ठीक है, 5 में, मुंह में आदि, ये सब 4 शब्द हो गए चंद्र बिंदी वाले अनुनासिक ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? विच्छेद सहित लिखिए 2021 में। तो संयुक्त स्वर यानी कि जो 2 स्वरों से मिल करके बना है, जैसे ओ हो गया, औ हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राम ने रावण को मारा वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए 2021 में। यानी कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यानी कि इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ये एक्टिव वॉइस दिया है, राम ने रावण को मारा, ये एक्टिव वॉइस है, और कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस में लिखना है। तो पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? देखिए, राम ने रावण को मारा, ये डायरेक्ट वर्ड है, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें तक कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? रावण राम के द्वारा मारा गया, द्वारा लगा देते हैं तो कर्मवाच्य में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लिखना सिखाने की पद्धतियों को बताइए 2021 में ये पूछा है। तो लिखना सिखाने की पद्धतियाँ क्या हो जाएगी? मांटेसरी, मारिया मांटेसरी ने जो विधि दिया था, मांटेसरी विधि, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है। रूपरेखा अनुकरण विधि, बच्चों को लिखना कैसे सिखाएंगे? या तो मांटेसरी विधि से सिखाइए लिखने को, या रूपरेखा अनुकरण विधि, जैसे डॉटेड डॉटेड जो कॉपियाँ नहीं आती हैं, जैसे ऐसे हो गया, तो बच्चे इसको मिला करके ऐसे ऐसे करके ऐसे इसको क बनाते, इसको रूपरेखा अनुकरण विधि कहते हैं। अनुकरण विधि या तो ब्लैक बोर्ड पे आप लिख दीजिए, क लिख दिए, या बोर्ड पे ख लिख दीजिए, बच्चे देख के उसे लिखेंगे। मनोवैज्ञानिक विधि, चित्र विधि, या आप ऐसे चित्र बना दिए हैं और बच्चे फिर कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं ऐसे। पेस्टाल्जी की रचनात्मक प्रणाली, जेका टाट विधि, ठीक है। तो मांटेसरी विधि हो गया, रूपरेखा अनुकरण विधि हो गया, अनुकरण विधि हो गया, मनोवैज्ञानिक विधि हो गया, चित्र विधि हो गया, पेस्टाल्जी की रचनात्मक प्रणाली हो गया, जेका टाट विधि हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व बताइए 2021 में लिखा है। तो पठन की प्रक्रिया में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें उचित आरोह माने चढ़ाव, और अवरोह मतलब उतार, तो चढ़ाव और उतराव का समावेश नहीं होता है। तो पठन की प्रक्रिया में जब तक कहाँ पे आपको चढ़ाव और उतराव कितना, मतलब एक तरीके से कैसे प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, बच्चों को अगर नहीं आता है यानी कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, उसका महत्व बताना है, या कर लेते हैं, यानी कि आरोह अवरोह का महत्व बताइए, तब तक उसमें सार्थकता उत्पन्न नहीं होती। जैसे ये वर्ड है ARCHIEV, इसे आप लोग क्या पढ़ेंगे? बहुत लोग इसे क्या पढ़ेंगे? अर्चाई पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे अर्कीव, ठीक है, कुछ लोग पढ़ेंगे आर्काइव। तो इसका शुद्ध क्या हो गया? देखिए, इसी को उतार चढ़ाव कहते हैं, या आर्काइव, इसको क्या पढ़ते हैं? आर्काइव, ठीक है। तो यही आपको महत्व है पढ़ने में, शुद्ध पढ़ेंगे। न ही पाठ्यवस्तु का भाव ग्रहण हो पाता है, पाठ्यवस्तु के भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह का अभाव उसके भाव ग्रहण करने में भ्रम उत्पन्न कर देता है। इसलिए पठन का मूल तत्व तो आरोह अवरोह है। यानी कि अगर आप रीडिंग करते हैं वो तो बात अलग है, आप सस्वर वाचन, मौन वाचन, लेकिन आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, या क्लास में, वैसे साइलेंट रीडिंग आप क्लास में, ये बच्चों के लिए है, तो बच्चों के लिए आप मैक्सिमम बोल करके ही क्लास में पढ़ाया जाता है, बच्चे रीडिंग करते हैं तो आरोह अवरोह हो जाएगा, यानी कि प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना पड़ेगा। अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा उचित आरोह अवरोह का ध्यान न रखते हुए पठन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए, 2021 से पूछा है। तो अग्नि का 4 पर्यायवाची, अनल, आग, पावक, दहन।
घटाने से क्या आशय है, 2021 में पूछा ये प्रश्न। तो घटाना, एक संख्या में दूसरी संख्या को कम करना घटाना कहलाता है। घटाना जोड़ का विलोम या उल्टी क्रिया है। तो घटाना क्या है, जोड़ का उल्टा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं। 2021 में पूछा है। तो गणित की शिक्षा में संख्या बोध का अर्थ है, संबोध मतलब संख्या बोध, संख्याओं का अंतः प्रज्ञात्मक समझ या बोध। यानी कि संबोध का मतलब क्या हो जाएगा, संख्याओं का अंतः प्रज्ञात्मक समझ या बोध। तो संख्याओं के बोध में संख्याएं, उनका परिमाण, उनका परस्पर संबंध छोटा बड़ा आदि तथा उन पर संक्रिया करने से वैसे वे कैसे प्रभावित होते हैं आदि सभी चीजें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।